अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी। विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। सियासी तौर अब की बार अपने पार्लियामेंट इलेक्शन से इख्तिताम पजीर हुए। अब नया पड़ाव और नया पहलू जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है असम्बली इलेक्शंस, और जिसमें तकरीबन हर सियासी जमात कहीं ना कहीं पे ज़मीनी सतह पे अब तकदाव करने लगी है। और तकरीबन ऐसा भी लग रहा है कि मरकजी सरकार के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी अब उसी मिजाज के साथ आवाम को तासुरात दे रही है कि पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ है इस वक्त DAPA पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवारा मुनीर मीर साहब, जिनकी एक सियासी तारीख है और एक लंबे अरसे दराज से पहले कांग्रेस पार्टी में वाबस्ता थे और वहाँ अच्छे खासे वोट के साथ जब DDC इलेक्शंस की अपनी शुरुआत की और उसके बाद अवाम के साथ जुड़े रहे। अगर आप देखोगे सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे इनका जो प्लेटफॉर्म है वहां पे गाहे बेगाहे आपको इनके पोस्ट्स पे नजर पड़ेगी और आप उन तमाम चीजों से रूबरू हो जाएंगे कि अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। और बिलखुसूस एक खास बात जो जरूरी है कि वादी लोलाब से वाबस्ता है, जिस वादी लोलाब ने सियासी तौर और इल्मी सतह पे भी अपनी जिम्मेदारियां अदा की है जम्मू कश्मीर अवाम के तई। मनीर साहब, मैं आपको पहले वेलकम करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मनीर साहब, सियासी तौर कैसे देखते हो अब की बार, क्योंकि अब पार्लियामेंट इलेक्शन से इख्तिताम पजीर हुए, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, कैसे देखते हो अपनी पार्टी का फ्यूचर और खुद का फ्यूचर? देखिए, अभी जैसे कि आपने देखा कि अभी पार्लियामेंट इलेक्शन ख़त्म हो गए, तो इस बार जो हमारे नॉर्थ कश्मीर का सिनेरियो ही चेंज हो गया, इसमें हम सब जानते हैं। तो अभी असेंबली के लिए हम तैयार हैं, इंशाल्लाह हमारी पार्टी तैयार है। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए नॉर्थ कश्मीर से अपना कैंडिडेट नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे जब कैंडिडेट की बात आई तो हमने अपने प्रेसिडेंट, हमारे चेयरमैन पार्टी के जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब से कहा कि हम नॉर्थ कश्मीर में कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, तो हम इंजीनियर रशीद को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की भी सोच थी, लोग भी चाहते थे कि इंजीनियर रशीद साहब बहुत टाइम से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो, अगर हम कैंडिडेट नहीं उठाते तो हम अपनी सपोर्ट इंजीनियर रशीद साहब को करेंगे। हो सकता है हमारे वोट की वजह से वो जीत जाएं या फिर वो जेल से छूट जाएं, तो हमने उस वजह से इंजीनियर रशीद साहब की सपोर्ट करी। तो हमारा जहाँ जहाँ पे पूरा नॉर्थ कश्मीर में हमारे सभी लोगों ने उनकी सपोर्ट करी, उनकी मदद करी, कि सिर्फ इस नीयत से कि लोगों का भी चाहना था कि इंजीनियर रशीद साहब को वोट पड़े, और उनको वोट पड़े, ये सब जानते हैं। तो इसीलिए हमने सपोर्ट इंजीनियर रशीद साहब को करी और हमने नॉर्थ कश्मीर में अपना कैंडिडेट नहीं उठाया। लेकिन असेंबली में इंशाअल्लाह रहमान हर जगह पे हम कैंडिडेट उठाएंगे और लड़ेंगे इलेक्शन मजबूती से इंशाअल्लाह। ठीक है, आपने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया, लेकिन सियासी एक नजरिया होता है, इंजीनियर रशीद को सिर्फ इस बिना पे आपने वोट डाला कि वो जेल से छूटेगा, या जम्मू कश्मीर अवाम को, क्या ये नॉर्थ कश्मीर अवाम के साथ ज्यादती नहीं है? आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक शख्स के पीछे खड़ा कर दिया। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि लोगों के दिमाग में ये था इस बार कि वोट इंजीनियर रशीद साहब को देना है, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब एक लंबे अरसे से जेल में हैं। तो हर कोई चाहता था कि हो सकता है हमारे वोट से, जैसे कि मुझे भी अपने वर्कर्स हजरात जो मेरे साथी हैं उन्होंने भी बोला कि अगर हम इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करते हैं, हो सकता है हमारे वोट की वजह से वो जेल से छूट जाए। तो उसी वजह से हमने भी उसको सपोर्ट करी, हमने कैंडिडेट नहीं उठाया। टेक्निकल चीजों पे बात करें, उनके पास जो उनका जो केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, और हम कैसे डिफाइन कर सके कि अवाम के एतमाद से या अवाम के भरोसे से या अवाम के वोट से वो आज़ाद हो जाएंगे वहां से, जहां कानूनी प्रणाली काम करती है, जहां अदालतें काम करती है। तो ये आप कैसे इसको मिक्सअप करते हो, या इसको आप कैसे डिफाइन करते हो? देखिए, इसको हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये तो अदालत का मसला है। अदालत उनको कैसे बरी करती है, वो जेल से कैसे छूटते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात पे कह रहा हूँ कि सब लोगों ने ये कहा कि हो सकता है हमारे वोट देने से इंजीनियर साहब जेल से छूट जाए। तो आज तक लोगों ने, मुझे भी अपने लोगों ने ये कहा कि भाई हम 30 या 40 या 70 साल से वोट देते आए हैं, हमारे वोट का कहीं पे कुछ हमें फायदा नहीं मिला। जहां इतने वोट हमारे चले गए, एक बार हम, वो कहते हैं ना, अल्लाह के वास्ते एक वोट हम इस इंसान को भी दे देंगे, हो सकता है हमारे वोट से छूट जाए। आपने फिर वो छूटे या वो अदालत का मसला है, उसमें उनकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या होगा। लेकिन हमने इस नीयत से दिया कि इंजीनियर साहब
जेल से छूट जाए। हम पे एक कहीं ना कहीं फर्ज बनता था इस बार कि कोई इंसान 5 साल से जेल में, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास एक पावर था वोट का, हमने भी सोचा, हमारी पार्टी ने भी सोचा, चलो ये वोट हम इन्हीं को दे देते। और दूसरी बात, और हाल नॉर्थ कश्मीर में आप तो जानते हो, उन्होंने एनसी को तकरीबन 2 लाख वोट से हराया। यानी कि मेरा इस जाती मसला नहीं था, हर किसी ने इंजीनियर साहब को वोट दिया और सपोर्ट करी। और ये आप एक बात है कि कश्मीरियत है, कश्मीरियत जिंदा है। कश्मीरी लोग, हर कोई अगर ऐसा मसला होता है, जैसे कि आप भी मीडिया वाले आप देखते रहते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हॉस्पिटल में है, पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन कश्मीरी एक वो कौम है जो जिंदा कौम, 1 सेकंड में जब उसका एक पोस्ट आता है मीडिया पे कि फलाने बंदे को कहीं पे हॉस्पिटल में इतने पैसे की नीड है, तो चंद घंटों में उसको उससे ज्यादा पैसा लोग डाल देते हैं। यानी कि लोगों के अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। तो नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने वही इंसानियत दिखाई इस बार, तो सपोर्ट करा। अल्लाह के वास्ते हो सकता है छूट जाए, और हम भी चाहते हैं कि उसको जेल से छूटना चाहिए। आपका जो वह सियासी हरीफ है, पिछले तकरीबन दहाइयों से असेंबली में चला गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां से कैसर जमशेद लोन साहब है, आपका पीडीपी से अब्दुल हक खान साहब थे, और अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी अपना वो दागबेल रखी है वहां से। अब की बार जिस तरह से वहां इलेक्शन हुआ लोबादी लोला में, आपकी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं, एक नया समीकरण बना, वहां पे इंजीनियर रशीद साहब ने अच्छे खासे वोट लिए। कैसे देखते हो अपना जो आपका वो जाती हैसियत में, उसको कैसे देखते हो? क्या है आपका शेयर वहां पे? शेयर तो वो तब पता चलेगा जब असेंबली इलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमने इंजीनियर साहब को सपोर्ट करी, इंजीनियर रशीद साहब ने अच्छे खासे वोट लोलाब से लिए। सबसे टॉप पे तकरीबन 28,000 वोट, 28,000 कुछ वोट आए। यहाँ पे अगर पीसी की आप बात करें, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी रैलियां वगैरह, 6,000 कुछ वोट मिले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक 70 साल की बहुत पुरानी पार्टी है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उनका जितना वोट शेयर लोलाब में था उन्होंने बराबर लिया। और मैं यूं कहूंगा कि 1-2 हज़ार ज्यादा ही लिया। एनसी का उतना वोट लोलाब में अभी नहीं बचा है, ये आप भी जानते हो, क्योंकि जब डीएलिमिटेशन हुई उसमें से हमारी लोलाब की आधे हिस्सा कहीं कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ चला गया। जैसे उसमें हायमा ब्लॉक हो, कलारूस हो, शुमरियाल, खुमरियाल, या बहुत गूस जांगली वगैरह से। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेयर ज्यादा से ज्यादा 8,000 वोट लोलाब में है। ठीक है, कैसे कन्विंस करोगे अपनी आवाम को, लोलाब की आवाम को, कि मुनीर साहब ही बेहतर है? कैसे वो लोगों तक है, वो मैं थोड़ी कन्विंस, लोग देखते हैं मुझे आज सियासत नहीं, आपके नजर में लोलाब की आवाम के लिए क्या जरूरी है? वहां पे दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा है। देखिए, मैं आपको तकरीबन एक दहाई से पीडीपी भी रहा है। जी जी। कैसे अपने मौकफ को आवाम के सामने रखा? बेशक, बहुत अच्छा कहा आपने। पहली बात मैं आपको ये कहूं कि मेरा कोई दादा परदादा का ये सियासी कोई ऐसा खानदानी नहीं है। मैं 4 साल पहले सियासत में आया डीडीसी से, और डीडीसी लास्ट दिनों में हमने थोड़ा इधर उधर इलेक्शन लड़ा तो अच्छे खासे वोट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तब से मैंने कंटिन्यू करा, और मैं रोज लोगों के बीच में होता हूँ। जैसे आप देखते हो, मेरी सोशल मीडिया भी आप देख सकते हो, लोलाब से लेके मच्छल तक इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये कहूँ कि आप भी जानते हो, हर कोई जानता है कि 70 सालों में लोलाब में क्या हुआ है, मुझे दिखाइए। मैं अब आपको यहीं से बताता हूँ, आप इसका क्लियरिफाई भी कर सकते हो, सोशल मीडिया से या गूगल से भी आप निकाल सकते हो। मेरे लोलाब में एक डिग्री कॉलेज है डिग्री कॉलेज सोगाम में, है ना, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। मेरे लोलाब में आईटीआई लालपुरा, गुलाम नबी आज़ाद साहब। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ मैं आपको, आप निकाल भी सकते हो, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। कितनी चीजें होगी? दो। और जब आज़ाद साहब 2.5 साल के लिए सीएम थे जनाब, उन्होंने लोलाब कुपवाड़ा सोगाम अपग्रेडेशन रोड, गुलाम नबी आज़ाद साहब, और 200 करोड़ उन्होंने तब पीएमजीएस रोडों के लिए लोलाब में दिए। ठीक हो गया ये। मेरे मच्छल में सिर्फ एक तहसील है और कुछ भी वहां पे नहीं है, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात गिना सकता हूं, फिलहाल हम लोलाब की बात कर रहे हैं। और एक हॉस्पिटल है 100 बेड का सोगाम में लोलाब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। ठीक है, आप पता कर लेना, ये 100 बेड हॉस्पिटल। मुझे बोलो, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या पीडीपी या जो भी जमात हो, उन्होंने लोलाब के अंदर क्या डेवलपमेंट करी है, दिखाइए मुझे। उसके बाद चलो आप कुपवाड़ा आ जाओ, कुपवाड़ा में 200 बेड हॉस्पिटल गुलाम नबी आज़ाद साहब, और हंदवाड़ा में 200 बेड हॉस्पिटल गुलाम नबी आज़ाद साहब, टंगडार करना में 100 बेड हॉस्पिटल गुलाम नबी आज़ाद साहब, करना में डिग्री कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद साहब। अब मुझे बोलो, इन लोगों ने क्या किया, मुझे दिखाओ। कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स जो बना है गुलाम नबी आज़ाद साहब,
अब और क्या है, मुझे आप भी कुपवाड़ा से हो, मुझे बोलो कुपवाड़ा में और क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हुआ है। खासकर मैं अपने लोलाब की बात करता हूं, यही 3 चीजें मैंने आपको बताई। हॉस्पिटल है 100 बेड का 100 गांव में, छोटा सा एक ही हॉस्पिटल, हालांकि वहां पे 2 होने चाहिए, एक वावरा ब्लॉक के लिए, एक सोगाम ब्लॉक के लिए, क्योंकि जो मेरे वरनाव के लोग हैं उनको वहां पे जाने में बहुत दूर होता है। तहसील एक ही है वहां पे, एक लालपुरा में, हालांकि हमारे वावरा को भी तहसील का मिलना चाहिए दर्जा, अगर वहां पे है तो वहां पे भी होना चाहिए, लोगों को आसाइश हो जाएगी, क्योंकि वरनों वाले को यहां से लालपुरा जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर उसके लिए वावरा बनेगी तो उसके साथ भी बहुत सारे लोग, उनके लिए भी आसाइश हो जाएगी। तो लोलाब में यही हॉस्पिटल है 100 बेड, गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया है। डिग्री कॉलेज है, गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया है। ITI है, गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। और आप ही मुझे बताइए कौन सी चीज है लोलाब में, कौन सा एसेट है वैसा, मुझे दिखाइए। सियासी नजरिया, और वो भी गुलाम नबी आजाद साहब सिर्फ 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये आप भी जानते हो। जो बंदा 2.5 साल में इतना कर सकता है, अगर उसके 5 साल हो वो क्या कर सकता है, पहली बात। फिर अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हज हाउस, ठीक है, तिलक गार्डन, हाँ, अनगिनत मेडिकल कॉलेज, जितने भी आपके स्कूल अपग्रेड हुए गुलाम नबी आजाद साहब ने किए। डिस्ट्रिक्टें बनाई, तहसीलें बनाई, नियाबतें बनाई, अगर हम गिनने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। सियासत अपनी जगह, सियासी मंशूर अपनी जगह, आप एक नौजवान हो। मैंने जब लोलाब घूमा तो मैंने सुना वहां लालपुरा में बहुत सारे FIRs लगे हैं जी। कैसे देखते हो उस सियासत को, उस दौर की सियासत को? आप खुद कहां देखते हो इस वक्त? क्योंकि देखिए, ठीक है, सियासत करने आए हो, सियासी मंशूर के साथ आए हो, लेकिन नौजवान हो, वहां जवान नौजवान, इस वक्त बेरोजगारी एक मुद्दा है। कैसे इन तमाम चीजों को एडजस्ट करोगे? किस तरह से नौजवानों को कन्विंस करोगे कि अवामी सतह पे हमें किस तरह से सियासी अप्रोच को साथ साथ समाजी अप्रोच को भी आगे बढ़ाओगे? कैसे देखते हैं तमाम चीजों को? देखिए, मैं आपको पहली बात बताऊं कि जैसे आपने बोला कि FIR, मुझे लगता है कि जेलें भर के हैं, इतने हमारे नौजवान अभी भी जेलों में हैं। और ये PSA लाने वाले कौन है, ये आप भी जानते हो, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पोटा PSA हमने तो नहीं लाया ना, आज़ाद साहब ने तो नहीं लाया ना, पहली बात। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे नौजवान जेलों में हैं। और इंशाल्लाह आज़ाद साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह हमारा, जब लोग हमें पावर देंगे, सपोर्ट देंगे, इलेक्शन में जीतेंगे, तो आज़ाद साहब जाहिर सी बात है उस पर काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे नौजवान PSA वगैरह में जो भी जेलों में अभी, हम उनको छुड़ा के वापस लाएं। और ये लाने वाले वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर PSA नहीं होता तो वो नहीं जेलों में होते, पोटा लाने वाले वही। जो भी यहाँ पे हुआ ना, आप खुद ही जानते हो, हर कोई कश्मीरी जानता है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, वो देने वाले यही लोग हैं। एतमाद है अवाम के बीच में। 3 पार्लियामेंट सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डाल के गए हैं और अच्छे खासे वोट बैंक के साथ। 3 नहीं 2। लद्दाख की बात मत करिए ना, अभी ये UT है, वो अलग से UT है। अब कश्मीर की बात करिए, जम्मू कश्मीर की बात करिए। बीजेपी ने 2 लिए, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं जनाब, उमर अब्दुल्ला साहब पार्टी के नायब सदर हैं, बेशक एक बहुत बड़े CM रहे हैं, कितने, शायद 2 बार मरकज में वो बड़े ओहदों पे रहे हैं। खुद क्यों हार गए, मुझे ये बताओ ना। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है तो पार्टी का नायब सदर क्यों हार गया? अब मैं आपको बोलूं उनकी 2 सीटें कहां से आई। आप मियां साहब की बात करें, मियां साहब मैं खुद जाती उनका रेस्पेक्ट करता हूं, वो एक हम उनको पॉलिटिक्स नजर से नहीं देखेंगे। मियां साहब को लोग ज्यादा पीर मानते हैं, रूहानी रिश्ता। हाँ, बहुत उनकी हर कोई इज्जत करता है और मैं भी रेस्पेक्ट करता हूं। वहां पे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं पड़े हैं, ये आपकी गलतफहमी होगी अगर आप उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ोगे। वो वोट मियां साहब को पड़े हैं, पीर मरीदी के वोट पड़े हैं। पुंछ, रजौरी, जो भी हमारे साउथ कश्मीर, उन लोगों ने कहा कि आज तक हमने सबको वोट दिए, आज हमारा पीर है, हम अपने पीर को वोट देंगे, होगी 1 सीट। अब आप आ जाइए श्रीनगर वाली सीट पे, राहुल्ला साहब, वो भी शिया कम्युनिटी के पीर माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं, ठीक है, उनके लीडर हैं शिया कम्युनिटी के। तो उसको शिया कम्युनिटी या बाकी लोगों ने उसको सपोर्ट किया, सिर्फ राहुल्ला साहब को, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये और अगर ये सियासी आर्ग्यू नहीं हो सकता है, मैं कहता हूं। देखिए, अगर कोई शख्स 2 लाख या 3 लाख से जायद वोट लेता है और अच्छी खासी मार्जिन के साथ वो PDP को पीछे छोड़ता है, ये पॉलिटिकल आर्ग्यू नहीं हो सकता। मुझे ये बात बताइए आप, मुझे ये बात बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब श्रीनगर में इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? अगर उनमें दम था ना, वो श्रीनगर में लड़ते, वो यहां से नार्थ क्यों गए? अब उनकी एक वो पुरानी सोच थी, वो पिछली सोच 70 साल। अब आप भी जानते हो, आजकल सारा सिस्टम चेंज हो चुका है, लोग अच्छे से समझते हैं सही क्या है, गलत क्या है। पुराने जो हमारे लोग थे, उनको इन्होंने फुला फिसला के
कुछ भी बोला, झूठ बोल के वोट लेते थे, ईशे हुचे आलमई वगर। हमारा आर्टिकल 370 जब टूटा, इन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी था, ये मौस ये वो बोलते ना टम पुख्तो सा मैं करूं कि नहीं मन करूं, ये जाहिर सी बात है ना। 70 साल तो हुकूमत में ये रहे ना, और वो भी चला गया। इन्होंने लाया क्या, यहीं से चला गया, और लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नकार दिया है। अब असेंबली में देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान क्या होगा। अभी नौजवान ज्यादा हैं, यंग जनरेशन ज्यादा है, एजुकेटेड लोग हैं। आज कोई अनपढ़ नहीं है, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन उसका बच्चा अच्छा पढ़ा होगा। अगर खुद उसने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरा जो बच्चा है इसकी अच्छी तालीम हो। तो अब लोग समझ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, पीडीपी क्या है वगैरह, वो पार्टी क्या है, ये पार्टी क्या है। मैं तो किसी पार्टी की नुकसानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपने मुझसे पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें ली, वो मियां साहब और राहुल साहब को मिली। अलबत्ता अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वैसा होता ना मजबूत, वो फिर अपने श्रीनगर से लड़ते, वो यहां से नॉर्थ कश्मीर नहीं जाते लड़ने। उन्होंने सोचा था नॉर्थ कश्मीर वाले वही पुराने टाइप के लोग हैं, शायद इनके दिमाग में अभी भी वही चल रहे हैं, हमें वोट दे देंगे। नहीं दिया लोगों ने वोट। एमएलए की बात करें, अब की बार असेंबली इलेक्शंस में आ रहे हो? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं आ रहे, अच्छे से। मैं तो 4 साल से कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा हूँ, क्यों नहीं होगा। असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। और देखिए कैसे देखते हो अपनी जीत को? बड़ा टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि एक तकरीबन पीडीपी का जो वहाँ हक खान साहब थे 12 साल, कैसर जमशेद लोन, एक सियासी कैरियर, एक खानदानी सियासत, उनकी एक लंबा चौड़ा कैरियर, उनका भाई भी है नासिर लोन साहब, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हालात होंगे वहाँ पे आपके लिए। पहली बात मैं आपको बता दूं जनाब, वो खानदानी राज चले गए अब, ठीक है। जिन लोग, मैं आपको बोलूं कि मैं एक आम लड़का हूं, आम नौजवान हूं ना, मेरा कोई दादा परदादा कोई एमएलए मिनिस्टर पॉलिटिक्स से वो लोग मुझे पता नहीं। मैं एक बिजनेसमैन था, बिजनेस करता हूं, बिजनेस से मैं सीधा पॉलिटिक्स में आ गया, ठीक है। और मैं क्यों आया, मैंने भी देखा कि यहाँ पे खानदानी राज, आप हो तो आप ही का बेटा एमएलए बनेगा, फिर आप चले जाओगे आप ही का बेटा बनेगा, आप ही का बेटा बनेगा। यानी कि लोगों में एक दबाव था कि नहीं जी, एक आम बंदा नहीं आ सकता पॉलिटिक्स में। मैंने आके दिखाया, मैं डीडीसी में आया तब तो मुझे पॉलिटिक्स का पी भी पता नहीं था, जब मैं पहले कदम रखा। और सिर्फ मुझे जब मेरे साथी लोग जिन्होंने मुझे इसमें उतारा था, वो बोलते थे चलो, मैं बोलता कहाँ जाए, जब तो मैं किसी को, मुझे पता ही नहीं था मैं किससे जाऊं वोट मांगू। लेकिन मैंने लोगों से बात करी, ये वो, हालांकि उस टाइम मुझ पे टैग लगा दिया था बीजेपी का प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी कैंडिडेट है, तो उसकी वजह से भी मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, एक नया लड़का आ गया इलेक्शन लड़ने, अब हो सकता है बीजेपी हो वगैरह। तो जब मैंने इलेक्शन लड़ा, बहुत सारे लोगों में यह था कि अब बीजेपी में जाएगा, लेकिन जब मैंने वो वहां से इलेक्शन खत्म हुए तो उसके बाद मैं सीधा कांग्रेस में चला गया। अगर मैं बीजेपी होता वहां, फिर लोगों का दिमाग में आया नहीं ये गलत था, अफवाहियां वगैरह इन्हीं लोगों ने बनाई थी, तो मैं चला गया कांग्रेस आज़ाद साहब के साथ। फिर यही आज़ाद साहब के साथ अभी हमने डीपीएपी बनाई है, मैं उसका फाउंडर भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हम आज़ाद साहब को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि आज़ाद साहब एक बड़े कद के लीडर हैं जिन्होंने कुछ किया है। देखिए, मैं आज़ाद साहब की तारीफ इसलिए नहीं करता कि आज़ाद साहब है, मैं आज़ाद साहब की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आज़ाद साहब ने जब 2.5 साल एज चीफ मिनिस्टर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया है, मुझे आप 70 साल में उतने काम दिखाओगे ना, मैं माफी लेके यहां से चला जाऊंगा और मैं कभी सियासत का नाम ही नहीं लूंगा। मैं उसके काम के पीछे मर रहा हूं। आज़ाद साहब एक वो लीडर है, ऑनेस्ट ईमानदार लीडर, जिन्होंने कुछ करके दिखाया। मुझे दिखाओ ना इन्होंने 70 साल में क्या किया है। अब आज़ाद साहब के 2.5 साल गिन लो, फिर कंपेयर करो 70 और 2.5, फिर देखो पला कौन सा बारी है। तो ये चीजें होती है जरा। मैं जब पॉलिटिक्स में आया उसके बाद मैं लोगों के बीच में होता हूं, मैं मीडिया पे बहुत कम आता हूं, आप भी जानते हैं। मेरा फेसबुक पेज पे आप देखिए, मैं एवरीडे होता हूं अपने लोगों के बीच में। मैं उनको कुछ दे नहीं सकता, मैं अभी कुछ हूं नहीं, लेकिन मैं उनके मसाइल तो उठा सकता हूं, हर जगह जाता हूं। फिर आपने बात करी कि आपकी बड़ी जी ये क्या होगा, मतलब टक्कर वगैरह, इन चीजों से हम नहीं डरते। देखिए, आप पीडीपी की बात करें, पीडीपी का परसों ही पल्ला वहां पे साफ हो गया। लोलाब से 18,000 तो मैंने बहुत पहाड़ तोड़ दिया। 1800 वोट, 1,800 वोट लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो पुराने जो वोट थे उन्होंने लिए, ठीक है। लेकिन अब की बार आप बोल रहे हो कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहां पे पीडीपी भी है, फिर जाहिर सी बात है और भी बहुत सारे हैं वहां पे, फिर पीसी की आप बात कर रहे हो, जो भी है वहां पे। तो देखते हैं, जब टाइम आएगा वहीं पता चलेगा लोग क्या करेंगे। एक निजी सवाल पूछता हूं आपसे, जैसे आपने अपना हाथ बढ़ाया इंजीनियर रशीद की ओर, इंजीनियर रशीद से तवक्का रखोगे वो कल आपको असेंबली में सपोर्ट करें? देखिए, वो मैं नहीं कह सकता वो सपोर्ट करें या ना करें। मैंने उनको जब सपोर्ट करा,
मैंने तब इसलिए सपोर्ट नहीं करा कि कल ये मुझे वापस सपोर्ट करें, ठीक है। और मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, अल्लाह रसूल हाजिर नाजिर रख के, मैं पहला बंदा हूं जिसने गुलाम नबी आज़ाद साहब को कहा कि जनाब हम नारद कश्मीर में कैंडिडेट नहीं लाएंगे, एस्करो इमस खुदा इस खतर सपोर्ट, क्योंकि लोग चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं जनाब अगर हम अगर लड़ेंगे, मैं ही लड़ूं, कोई लड़े, तो हारने के लिए हम लड़ेंगे नहीं, पहली बात है। दूसरी बात, हम इसको इसलिए सपोर्ट किया, मैंने मतलब जाती तौर पे इंजीनियर साहब को इसलिए सपोर्ट किया कि 5 साल से बंदा जेल में है। चलो कल जब मैं मर जाऊंगा, रब्बुल आलमीन मुझे एक सवाल पूछेगा कि एक आपके पास एक पावर था, एक वोट था आपके पास, मेरे पास एक वोट था, आपके वोट से हो सकता है कोई जेल से छूटे, तो मैंने मुनासिब यही समझा कि जैसे लोग आज तक जिन्हों को वोट दिए उन्होंने कुछ नहीं दिया, एक वोट ये भी दे देते हैं अल्लाह के रास्ते में। और ये मैंने खुद अपने लोगों से कहा है, ये वोट दिमोस माज फिस्ला खुदा इस खतर, मेरे खुद जाती राय थी कि इंजीनियर साहब हो सकता है मेरे वोट से जेल से छूट जाए। बाकी उम्मीद वो अलग बात है कौन किसके साथ, लेकिन मैंने दिल से सपोर्ट करा, इसलिए ये तवक्का नहीं कि कल मुझे वापस मिलेगी, इस लालच से नहीं। मैंने अपने तमाम जो भी मेरे साथी थे सबको बोला कि मेहनत करो, हमने की मेहनत, जितना हमसे हो सका हमने किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो जीत गए। यहां पे कब्रिस्तान आबाद करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहां पे जेलें आबाद करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहां पे जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे हिस्ट्री जानते हैं। फिर वही पीडीपी लेके आओ आप, जिस पीडीपी की आप बात कर रहे हो, अब लोगों ने क्यों निकाल दिया मुझे बताओ। परसों मीडिया में हो, जर्नलिस्ट हो, अच्छे जर्नलिस्ट हो, मुझे बताओ कितने वोट लिए? 27,000 वोट, 27,000 वोट नार्थ कश्मीर से पीडीपी को मिले। कहां पे पीडीपी ने सीट निकाली? 27,000, ऐसा ही कुछ लिया। अब मुझे बोलो, ये वही पीडीपी नहीं है जिसने तब लोगों को बोला था कि आप हमें वोट दो, हम बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी को यहां कश्मीर में एंटर नहीं होने देंगे। आपको शायद याद होगा मरहूम मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता करे, मगफिरत करे उन्हें, उनका यह नारा था कि आप हमें वोट दो, अगर हमारा वोट बढ़ जाएगा यहां पे बीजेपी आ जाएगी। फिर बीजेपी को लाने वाले कौन? हम कश्मीरियों के साथ हमेशा धोखा हुआ है, हम लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाया गया। तब वोट इसलिए लिया कि यहां पे बीजेपी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर बीजेपी लाई किसने? बीडीपी ने लाई, अलायंस उन्होंने करा, तो चलो वो चले गए इस दुनिया से। तो उसके बाद महबूबा जी, उन्होंने फिर उनके साथ अलायंस करा बीजेपी के साथ, यानी कि लोगों से वोट लिया कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, लेकिन लाने वाले यही है। और बीजेपी यहां पे बैट को सपोर्ट कर रही थी, सब जानते हैं। तो अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कौन लगा रही है? ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और असली एक टीम अगर बीजेपी की कोई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मुझे बोलो, जब उमर अब्दुल्ला साहब मरकज में मिनिस्टर रहे, तब क्या अच्छी बीजेपी थी, आज बैड बीजेपी है? ये हो गया ना, यानी कि तब गुड बीजेपी थी, आज बैड बीजेपी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी का एक मंशूर होता है, वो उसी मंशूर पे काम चलते हैं, ठीक है, उसी पे काम करते हैं आगे। तो बीजेपी आज से पहले 50 साल भी वही बीजेपी थी और आज भी वही बीजेपी है, 50 साल के बाद भी वही बीजेपी रहेगी। तो जब ये वहां पे सेंटर में रहे, तब खराब बीजेपी की अच्छी बीजेपी कैसे होगी? आज कैसे खराब होगी? और पहले तो यही बीजेपी में गए ना, यही उनके गोदों में पले ना। हम तो नहीं गए, आजाद साहब तो नहीं गया ना, ये वही आजाद साहब है जब वो रिटायर हुए पार्लियामेंट से, जिसके लिए मोदी ने रोया। इनके लिए क्यों नहीं रोया? उसने मोदी आजाद साहब के लिए इसलिए रोया कि आजाद साहब एक बड़े कद के लीडर, इसने कुछ किया है, हिंदुस्तान को कुछ दिया है, इसने हिंदुस्तान के लिए अच्छे, हमारे देश के लिए अच्छे काम किए हैं। तो इसलिए, हालांकि आजाद साहब को बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि हमारी तरफ से आप पार्लियामेंट में आ जाओ, आजाद साहब ने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आजाद साहब यहां आए, लेकिन हम लोग जब आजाद साहब के पास गए, हमने उसको बोला कि आपकी जरूरत है, आप आ जाइए कश्मीर में, हमें कुछ नहीं लगे, हमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है कश्मीर में। कश्मीर को हर कोई खा रहा है, हर कोई अपना मतलब निकाल रहा है, हर कोई अपनी कुर्सी बचाने की इसमें है। तो आजाद साहब को हमने वहां से रिजाइन कराया, अपनी पार्टी हमने बनाई, डीपीएपी बनाई। अब आजाद साहब यहां पे आए, लड़ रहे हैं, हम भी देखते हैं। बाकी सारा लोगों के हाथ में है, लोगों को सही डेवलपमेंट चाहिए या लोगों को वही चीजें चाहिए, कत्लो गारत चाहिए, वो चाहिए, वगैरह चाहिए, तो वो लोगों को डिसाइड करना है। गुलाम नबी आजाद साहब के बराबर ना कोई डेवलपमेंट ना किसी ने करी है, और ना ही मैं आपको बोलता हूं कयामत तक कोई कर सकेगा। इख्तिताम पर मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन फ्यूचर डीपीएपी जो पार्टी है, क्या वो कभी बीजेपी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेगी? नेवर। ये मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन डीपीएपी, ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, याद रखना, क्या ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, फिर वही करते हैं जो बोलते हैं। मुनीर मीर ये कह रहा है, ये मैं आपसे वादा करता हूं,
अब आपने बोला कि इन फ्यूचर कभी डीपीएपी कभी क्या इसमें बीजेपी में जा सकती है, ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि नहीं जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा इन फ्यूचर होता है, मैं वादा करता हूं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, मुनीर मीर डीपीएपी का हिस्सा नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। मुनीर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सियासी तौर उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की जो बहस एक नौजवान लीडर जिम्मेदारियों के साथ आया है सियासत करने। और आगे देखते हैं हम भी किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हो। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।